एमएमए एज अ स्पोर्ट वो काफी टाइम पहले से डेवलप हुआ, इनिशियली ब्राजील में डेवलप हुआ। अभी जो अपने इंडिया की जो फाइटर जैसे रितु फोगाट हो गई, वो अभी बेसिकली फ्लाईवेट में, बट उसका वो चाहे तो वेट कट करके एटम वेट पे लड़ सकती है। मतलब वो एटम वेट मुझे इतना भी उसका वेट कट काफी डिफिकल्ट होगा। हाँ, इंडिया में कौन से स्टेज पे है UFC इंडिया के में development? अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा अगर जिम जो है वो या तो आपको पुणे में मिलेगा, बैंगलोर में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। उसका प्रेडिक्शन इतना ज्यादा एक्यूरेट हो रहा था कि फाइट के पहले ही बोल रहा था कि मैं सेकंड राउंड में TKO या नॉकआउट करूंगा। काउबॉय के साथ में उसकी फाइट देखोगे, जिसमें उसने शोल्डर से जो किया था वो बहुत ही मतलब एलीट लेवल का था। शॉन स्टिकलैंड फिर से बोलता है एलेक्स पेरेरा को फेस करेगी कि गेट दिस मैन, नॉक हिम आउट अगेन। डेना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि देखना उसको। है उसमें हाइट बड़ा से निकालिए, उसमें वही कोकेन। Ladies and gentlemen, bringing you the UFC action today. This is the main event for the evening. Introducing first, the undefeated, the myth, the legend, Ankit Demla, and his opponent, known as the Polish Express, Kanishk Rai. सबसे पहले तो मेरा सब क्वेश्चन यही है कि यूएफसी जो भी अपना चालू हुआ है, मतलब जिसे हम एमएमए भी कहते हैं, अभी लाइक व्हाट इज एमएमए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया में अपराइजिंग और लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं इसके बारे में। तो पहले मतलब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या है एमएमए, इज लाइक क्या है और ये बॉक्सिंग और बाकी सारी चीजों से कैसे डिफरेंट है? ये बेसिकली एमएमए क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फाइटिंग स्टाइल, जैसे जिजित्सु हो गया, रेसलिंग हो गया, अपना किक बॉक्सिंग हो गया, कराटे हो गया, ये कॉम्बिनेशन है। मतलब एक होता है कि आप है ना एक फ्रीक्वेंट मतलब एक पर्टिकुलर ना फाइटिंग स्टाइल पे आप है ना फाइट करते हो, जैसे एक रेसलिंग हो गया तो रेसलर्स मतलब रेसलिंग ही करते हैं। अपना जिजित्सु वाला हो गया वो सिर्फ है ना सबमिशन पे काम करेगा। तो एमएमए क्या है, ये कॉम्बिनेशन है सारे फाइटिंग स्टाइल का। तो ये बेसिकली है ना, ये कब से आया है, 1993 से ना इसका मतलब थोड़ा सा आया है मतलब लाइमलाइट में। और बहुत सारे फाइटर्स अपने इवॉल्व मतलब आए, जैसे रोहित ग्रेसी हो गया या फिर केन शेमरॉक हो गया, ऐसे बहुत सारे फाइटर्स आए। मतलब इनिशियली जो यूएफसी आया वो 1993 से आया। बाकी एमएमए एज अ स्पोर्ट वो काफी टाइम पहले से डेवलप हुआ, इनिशियली ब्राजील में डेवलप हुआ था। तो उसमें वहां पे ये लोग नो रूल्स बार्ड पे काम करते थे। आई मीन फिस्ट फाइटिंग होती थी प्रॉपर और विदाउट एनी रूल्स, तो ये सब चीजें होती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे लाइमलाइट में आया, धीरे धीरे यूएफसी ने इसको प्रमोट करा एमएमए को, क्योंकि बेसिकली एमएमए इज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और ये यूएफसी, प्राइड, ये सब सारे प्रमोशंस हैं जो कि एमएमए प्रमोट करती हैं। जैसे यूएफसी जो है वो यूएस का प्रमोशन है, और प्राइड जो था, प्राइड बेसिकली ना जापान का था। तो बहुत सारे फाइटर्स ऐसे थे जो यूएस के फाइटर्स थे जो इधर जापान में लड़ते थे, जैसे अपना क्विंटन जैक्सन हो गया, या फिर अपना उसको पकड़ लो, क्या बोलते हैं, मेरे को क्रोकॉन को पकड़ लो, फिर महाकर्ण को पकड़ लो। ये सारे फाइटर्स अगर प्राइड में लड़ चुके हैं और बहुत अच्छे लेवल पे लड़ चुके हैं। और पहले क्या होता था, पहले यूएफसी या एमएमए में, मतलब यूएफसी तो बेसिकली प्रमोशन है, बट एमएमए में ये होता था कि कोई वेट डिवीजन, वेट क्लास नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे। वेट क्लास, वेट डिवीजन, हाँ, क्योंकि बहुत देखे हैं हाँ, फेदरवेट। हाँ, मतलब एक बार आप कैटेगराइज कर सकते हो लोएस्ट से लेके हेवी, मतलब लास्ट वाला तो हमें पता है हेवीवेट, सुपर हेवीवेट। बट हम स्टार्टिंग से क्या है, मतलब सबसे लोएस्ट क्या है? इनिशियली आपका फ्लाईवेट से शुरू हो जाता है डिवीजन। और क्या केजीज रहता है? फ्लाईवेट आई थिंक 125 125 फ्लाईवेट 125 एलबीज होता है। उसके बाद आपका which is how much in kgs? 2.5 के उससे होगा ना। लाइक अपना वही 58 समथिंग कुछ Okay, रहता okay. 55 टू 58 इतना रहता है। उसके बाद आई थिंक 135 डिवीजन आता है, वो बैंटमवेट। बैंटम हाँ, बैंटमवेट डिवीजन आता है 135 एलबीज। उसके बाद फिर आपका आता है फेदरवेट व्हिच इज 145 एलबीज। उसके बाद फिर आता है आपका लाइटवेट इज 155 एलबीज। उसके बाद फिर आपका आता है वेल्टरवेट इज 170 एलबीज। फिर उसके बाद आता है मिडिलवेट, फिर लाइट हेवीवेट, फिर हेवीवेट। तो ऐसे काफी कैटेगरीज हैं। और दूसरे प्रमोशन में ऐसे वन चैंपियनशिप हो गया, उसमें एटम वेट भी आता है। एटम वेट भी What is atom weight? वो उससे भी फ्लाईवेट से भी कम है। तो क्या है उसका वेट क्या है? इसमें बेसिकली जो फीमेल फाइटर्स हो गई उनके लिए वो एटम वेट जो है, मतलब वो अभी जो मेल फाइटर्स है उनके लिए डिवीजन बना ही नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ वन चैंपियनशिप में।
तो अभी जो अपनी इंडिया की जो फाइटर जैसे रितु फोगाट हो गई, वो अभी बेसिकली फ्लाईवेट में, बट उसका वो चाहे तो वेट कट करके एटम वेट पे लड़ सकते हैं, मतलब वो एटम वेट मुझे इतना भी उसका वेट कट काफी डिफिकल्ट होगा। हाँ बट यार वो मैंने YouTube पे मैंने कहीं ना कहीं देख रहा था, मैं ऐसे लाइक MMA फाइटिंग ऋतु का मैंने 1-2 फाइट्स देखे हैं, शी इज रियली गुड। आई मीन काफी ज्यादा आई थिंक अभी आई थिंक 1-2 फाइट्स हार गई है वो बीच में, इससे पहले काफी अच्छा चल रहा था। एंड लाइक इज शी प्रॉपर्ली फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से है, और सबसे बड़ा उनका जो आर्सेनल है वो रेसलिंग है, क्योंकि जो उनके फैमिली में भी आप जैसे देखोगे तो वो पूरे सारे उनके फैमिली वाले जैसे सिस्टर्स हो गई, फोगाट सिस्टर्स, सारे मूवी नहीं wrestlers देखी हैं। है क्या? मैंने मूवी देखी है बट UFC में क्योंकि वो नहीं, बट लाइक रेसलिंग बैकग्राउंड तो था ही ना। रेसलिंग बैकग्राउंड था, बट UFC में जिस हिसाब से वो घुसी बिकॉज़ रेसलिंग इज Wrestling अ wanted to win championship। Wrestling is UFC a part of UFC it, ना? हाँ, but Wrestling सिर्फ is a part wrestling- of it, See, Fogart family was all about wrestling। ये जो है यहाँ पे UFC मतलब MMA है, तो यहाँ पे उसको और भी चीजें सीखना है, क्योंकि उसकी फैमिली में है ही नहीं। करेक्ट। इसी के बारे में मालूम नहीं था, मतलब मैं तो इनिशियली ऐसे देखा रैंडमली, इट वाज वेरी लाइक डिफरेंट एंड लाइक सबसे बड़ा इशू क्या हो रहा है इंडिया में कि यहाँ पे सिर्फ मेट्रो सिटीज में या हरियाणा जैसा एरिया हो गया जहाँ पे ना स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा है ना रेसलिंग या फिर MMA को लेके थोड़ा सा मतलब लोग अवेयर है। बट अगर अपन MP में या फिर किसी ऐसे स्टेट में बात करें, इंदौर में पर्टिकुलरली देखें तो यहाँ पे कोई एजेंसी नहीं है, मतलब आप यही पूछने वाला था अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाइक इंडिया में कौन से स्टेज पे है UFC इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा अगर जिम जो है वो या तो आपको पुणे में मिलेगा, बैंगलोर में मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। दिल्ली में इनफैक्ट अपने जो अंशुल चोपड़ी के सर है सिद्धार्थ करके, He's a Brazilian jiu-jitsu black belt। अपने इंडिया में पहले हुआ एक है। Single, हाँ। तो अब क्या है वो धीरे धीरे करके वो चीज़ है ना प्रमोट हो रही है। पहले कोविड के पहले तक है ना आई गेस किसी को इतना MMA के बारे में पता नहीं था, Correct। बट वो क्या हुआ कोविड के बाद से ही फिर थोड़ा सा नबी और कॉर्नर वाला जो पूरा एरा था उन्होंने पूरा वो चीज़ को इन्फ्लुएंस किया। तो उसके बाद से ही अपने इंडिया में भी ना फैंस है ना काफी ज्यादा अवेयर हुए कि हाँ मतलब MMA करके भी कुछ एग्जिस्ट करता है, लोगों ने देखना चालू करा। उसके बाद धीरे धीरे करके वो चीज़ है ना थोड़ा लाइमलाइट में आ रही है। नहीं, but what do you think is he whenever we talk about MMA ना, मुझे ऐसा लगता है कि this couple McGregor and Khabib they have a very huge part promoting UFC। आई थिंक मैकग्रेगर का ज्यादा है। हाँ, क्योंकि मतलब like Oh, yeah। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग कपल जैसा है those two people उन्होंने उन दोनों का क्या इम्पैक्ट रहा UFC में, like उनके हिसाब से। rivalry का। हाँ वो Rivalry, हाँ correct। मतलब what have they done for this sport, because मुझे मालूम है उसके पहले इतना नहीं था, जितने भी लोगों को पता चला कहीं ना कहीं इन्हीं दो लोगों की वजह से पता चला है। But I truly believe that Khabib had no role in promoting UFC. McGregor had a bigger role in promoting Yeah. UFC. Because that Like, is मैं- that is something else। Like मैं देखता नहीं होता UFC, but still like the first match like I Yeah. started with was McGregor. McGregor, yeah। हाँ, I think a lot of people Because started watching from most of that the point people- only. Because again, na marketing, yeah. Like you look Exactly। at every pre-conference and all of these things. Yeah, yeah. He's outspoken. Everything, yeah, very। Yeah। मतलब वो बंदा बेसिकली उस पे इतना ज्यादा हाइप था जब वो आया था UFC में, मतलब डेना ने आई गेस उसको जब साइन किया था तो अराउंड 4 या 5 वीक्स पहले उसको बताया कि भाई तुम्हारी ये फाइट है। Correct। और वो जो फाइटर था वो भी आई गेस मतलब काफी अच्छा फाइटर था फेदरवेट में। उसने उस हाइप को मेंटेन करा, उसने एक लेगेसी बनाई अपनी फेदरवेट डिवीजन में जो कि 145 वेट क्लास है, उसने अपना डिवीजन बनाया, वो अपना लेगेसी बनाया। उसके बाद उसने जिस हिसाब से सबको नॉकआउट किया या TKO वगैरह किया है, मतलब लोग इतना ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो गए कि हाँ मैकग्रेगर करके भी कोई फाइटर है। Yeah। उसके पहले रोंडा राउजी हो गया हो गई, या फिर कॉनर मैकग्रेगर अपना ब्रॉक लेसनर हो गया, Correct। या एंडरसन सिल्वा हो गया, GSP हो गया। ये ऐसे फाइटर्स थे कि मतलब हाँ ठीक है मतलब लेजेंड है ये लोग, Correct। बट इतना वैसा वाला हाइप नहीं था जैसा मैकग्रेगर के टाइम पे था। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट में एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि मार्केटिंग के हिसाब से सब कुछ किल कर ही दे। आई थिंक But UFC the के लिए thing वो is, मैकग्रेगर था। वो बैकअप भी करता था ना फिर Correct। like to his So- point like that was the main Yeah, thing, correct। he was backing it up, वरना ऐसा हारता मतलब रहता उसने तो अपना इतना नाम ही hype कोई होता फर्क ही नहीं पड़ता। मिस्टेक मार्क कर दिया था उसके हाँ। उसका प्रेडिक्शन इतना ज्यादा एक्यूरेट हो रहा था कि फाइट के पहले ही बोल रहा था कि मैं सेकंड राउंड में TKO या नॉकआउट करूंगा। तो ये चीज क्या है कि लोग मतलब बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हो गए कि अरे यार मतलब क्या है ये। यार भाई का कॉन्फिडेंस देख बहुत ज्यादा dude, बहुत ज्यादा। खतरनाक। बट इसमें इन दोनों की राइवलरी के पहले क्या चल रहा था UFC में? बिकॉज़ आई नो कि इसके पहले भी बहुत बड़े-बड़े लेजेंड्स हैं। पहले भी इसके पहले मैकग्रेगर डियाज
था ना मगर डियाज के डियाज का था, इनका बेसिकली पहली जो फाइट हुई थी वो डियाज शॉर्ट नोटिस पे आया था, 11 डेज के नोटिस पे, क्योंकि मैग्रेगर की फाइट बेसिकली आरडीए से होने वाली थी यूएफसी 196 में, बट हुआ ये था कि उसमें आरडीए इंजर्ड हो गया था, उसके फुट पे कुछ हो गया था इंजरी वगैरह, सो आरडीए इज राफेल दोस अंजोस, जिसके भी फाइट होने वाली है यूएफसी 299 में। ओके तो अब हुआ ये कि है ना आरडीए मतलब उसने बैकआउट किया और फिर डियाज आया, डियाज ने वो फाइट है ना 11 दिन के नोटिस में ना एक्सेप्ट करी और डियाज वो फाइट जीत गया। तो अब इमेजिन करो कि जो मैग्रेगर का हाइप था वो मतलब एकदम से ना कम हो गया, और मतलब कम तो नहीं हुआ, मतलब कम बोलना भी थोड़ा नेगेटिव ही हो गया, साउंड हो गया, बट ये हुआ ना कि लोग काफी ज्यादा मतलब कि हाँ मैग्रेगर ही नॉकआउट करेगा, ये होगा वो होगा, बट डियाज ने वो चीज ही सिनेरियो में बदल इफ यू डोंट नो डियाज बहुत भाई, कूल सा Diaz, आदमी I- है, बहुत cool सा। ट्रायथलन एथलीट है यार, मतलब और अभी एक और किसी उससे भी लड़ा पॉल जेक पॉल वो तो वो हारने वाला था, बट बट हाँ उसका स्टिल फिजिक क्या मतलब उस टाइम पे चिराग मतलब वाली फाइट देखी किसी ने कौन सा? जे पॉल वर्सेस नेट डियाज वाली हाँ देखिए मतलब it was मतलब ऐसा लग रहा था नेट डियाज को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई अंकल है जो कि अपनी फिटनेस पे कोई ध्यान नहीं देते हैं बट ही इज रियली बट हाँ यूएफसी में हाँ, देख उसको एक He's a बार guy I But- thought- इनसेन। वो ही इज क्रेजी बट उस मैच में मुझे देख के ऐसा लगा कि डूड क्या हो क्या रहा है ये जो डियाज वाली बॉक्सिंग मैच थी जेक पॉल के अगेंस्ट में, अब डियाज क्या है, डियाज का जो सबमिशन गेम है वो एलिट है, हाँ। उसका जो भाई है निक डियाज उसका स्ट्राइकिंग बहुत अच्छा है। तो अब आप किसी सबमिशन वाले फाइटर को अगर आप एक बॉक्सर से मतलब आप जेक पॉल भी बेसिकली बॉक्सर ही हो गए, 10 अब उसके ऐसा बॉक्सर ही है वो हारने ही वाला था, लाइक नहीं होता वो। फिर भी यार कहीं ना कहीं ऐसा सबसे लगता है बड़ा कि एक तो ही चेंज्ड स्पोर्ट और वो उधर आया करने। इसमें पता है इसमें डबल हाँ ले आप क्या बोल रहे थे सबसे बड़ा एक तो इशू क्या हुआ उस फाइट में कि साइज एडवांटेज, अगर आप जेक पॉल को देखो तो जेक पॉल का साइज काफी ज्यादा था डियाज से, और दूसरा था रीच एडवांटेज, जेक पॉल की रीच ज्यादा थी डियाज से, एंड तीसरा ये था कि वो यंग है। अगर जेक पॉल का अगर आप एज वगैरह देखो या फिर अभी फिटनेस वगैरह देखो तो वो यंग है, और डियाज अपने अब थोड़े वो 40s वाले उसमें आ रहे हैं। अब वो चिल जोन में आ गया And Diaz never had that knockout power. Simply, Diaz never had that knockout power. और जेक पॉल के पास है वो. जेक पॉल is young, he has power in his hands. तो डेफिनेटली वो भी फर्क पड़ता है. मतलब जो डियाज है वो वॉल्यूम पंचेस मार सकता Volume है, punches मार मतलब वो एक बार में 10-15 पंचेस मार देगा, वो एकदम ऐसा क्योंकि उसमें स्टैमिना है। बट जो पावर पंचेस की अपन बात करें जैसे मैग्रेगर हो गया या फिर अपना फ्रांसिस वगैरह का हेवीवेट में देखा है, ये लोग पावर पंचर है कि मतलब इन्होंने अगर एक बार मारा तो या तो आप नॉकआउट हो गए या टीके हो गए। इससे अभी इलिया का भी आपने देखा था, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट में क्या हुआ कि वो वॉल्यूम पंचेस हो रहा था, उसने एकदम से किया One shot it took. और उन्हें बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको वाइस वर्सा भी कर दो कि जब भी जैसे कॉर्नर जब उसने फाइट किया था मेवेदर से दैट वाज प्योर बॉक्सिंग मैच correct. सो वहां पे भी बट मुझे But Conor performed well. To be very honest, Conor performed बट really यार well. आप किसी आप मतलब मुझे बस ये जानना है कि आप किस थॉट प्रोसेस से ये सोच के जाते हो कि किसी में फ्लॉयड वेदरलिक जो भी उसका नाम है फ्लॉयड मेवेदर। हाँ उस वो ही इज अ लेजेंड एट हिज स्पोर्ट राइट मतलब उसका जो अनडिफिटेड रिकॉर्ड है Undefeated. आप अनडिफिटेड बॉक्सर को उसी के स्पोर्ट में जाके किस थॉट पर पैसा मिलेगा। पैसा बट एक आपको लगना चाहिए ना कि आप कैसे हराओगे उस उसको बॉक्सिंग मैच के बाद उस कॉनर मैग्रेगर का जो नेटवर्क था वो 100 मिलियन से बढ़ा। हाँ भाई आई डोंट थिंक हराना उसका एम था भी। बट कहीं ना कहीं यार आप कुछ एक बार तो सोचो ना कि मैं हरा भी सकता हूँ If you are an athlete, you will feel कि हाँ नहीं जीतने के लिए लग रहा है. हाँ. ठीक है पैसा बना रहा है वो no वो तो यार सी एनी बट द थिंग इज उस टाइम है ना बिलीवेबल था कि कॉर्नर कुड डिफीट यार, मेवेदर मेरा एक रीजन से बिकॉज as he said Conor had the knockout power. Hmm. Mayweather also is not known for knocking out people. correct. He's So known that for his was the defense thing. and Defense speed. and volume. यहाँ तो इशू क्या हो रहा Plus था size में भी then McGregor was थोड़ा Yeah, ऐसे but bigger, see you know. that is my point. मेरा क्वेश्चन वही है कि आई डोंट नो कितने लोग थे जो कि इस बात को बिलीव करते थे कि यार वो जाके लेजिट मेवेदर को हरा सकता है Yeah, that is his sport for the last The 40 thing years. is, the thing is, he did very well. So like, अगर वो कंटिन्यू भी करता बॉक्सिंग तो you can't rule it out कि he would have sometime like defeated. आपको क्या लगा था कौन जीतेगा? Who are you supporting? I wasn't really supporting anyone. I just watched the fight to entertain myself. बट अगर आपको उस मैच के पहले कुछ तो फीलिंग रही होगी कि यार
क्या लग रहा I है? believe that Conor would knock him out because of that left punch he हाँ, has. बाकी हाँ. उसके अलावा मतलब उसके And- अलावा कोई चांस नहीं था. और आपका? मेरा तो ये था कि जीतेगा तो फ्लोइड ही जीतेगा बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, Of course, हाँ. क्योंकि वो ओलंपिक चैंपियन मतलब रहा है, उसने ओलंपिक्स में शायद उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, Correct, हाँ. प्लस उसका एक्सपीरियंस है उसके फ्लोइड के। अगर आप फैमिली में देखोगे तो उसके जो चाचा वगैरह जो अंकल वगैरह वो भी बॉक्सर थे, फादर भी उसके बॉक्सर थे, हाँ, जो correct. फ्लोइड मेवेदर सीनियर थे वही बॉक्सर थे, तो उसके मतलब एक जेनेटिकली गिफ्टेड है वो कि And मतलब dude, his defense, Hmm. his defense, that especially that thing जहाँ पे वो ऐसे अपना यार रखता है, एंड उसने एक टॉक शो में ये चीज भी प्रेडिक्ट की थी कि मैं 10 राउंड्स तक तो है ना उसको मतलब मारने दूंगा, जितना अपना एनर्जी अपना यूटिलाइज करे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10th या 9th राउंड के बाद मैं उसको इतना ज्यादा वो कर दूंगा, थका दूंगा कि वो मेरे उसमें एडवांटेज आ जाएगा, तो फिर मैं उसे टीक्यू कर दूंगा। तो ये चीज है ना फ्लोइड ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। हराया कब था? 13th राउंड है? नहीं 10th राउंड 10th राउंड में हराया. 9th राउंड तक तो काफी मतलब लग रहा था कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंट अच्छी चल रही थी वो. बट 10th राउंड में फिर उसने टीक्यू कर दिया था। एंड रिस्पेक्ट यार कॉर्नर के लिए कि मतलब आप दूसरे Taking sport up में that जाके, challenge, exactly, And हाँ. सबसे बड़ी बात है वो सेकंड बिगेस्ट बॉक्सिंग मैच है हाँ. पूरे बॉक्सिंग हिस्ट्री की। Correct. पहली जो है वो अपनी पैक्यो वर्सेस वो है मेवेदर, Oh, Manny Pacquiao, oh. और वो भी बोलते लोग कि वो सबसे बड़ी रॉबरी है। Robbery है, same है. अब But वो मैंने देखा वो नहीं है। स्कोर कार्ड पे गया था, right? वो हाँ, स्कोर कार्ड पे हाँ, गया था. judges एंड बॉक्सिंग के जो जजेस वगैरह है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। अभी हुआ था ये KSI और टॉमी फ्यूरी वाला जो इतना चला था। अभी फ्रांसिस और इसका फ्रांसिस और टाइसन Tyson, my God. You can see जब वो नीचे गिरा हुआ है टाइसन, you can see एक नीचे रेफरी रहता है जो कि काउंट कर रहा होता है एंड देयर simultaneously. वाज अ टाइम कि जब उसने टाइसन फ्यूरी ने उसको एल्बो मारा था फ्रांसिस को, हाँ, right. जब उसने Correct. अपना कनेक्ट किया, शायद राइट हुक था उसका, कनेक्ट हुआ तो उसका उसके एल्बो भी बाद सीधे elbow मारा। कनेक्ट हुआ था। Correct. बट फ्रांसिस है ना वॉबल नहीं हुआ। सबसे बड़ा मतलब अगर फ्रांसिस का वो एडवांटेज था कि मतलब उसकी चिन बहुत ज्यादा बहुत strong है, strong। बहुत अंडररेटेड है। पर यार ये तो कंट्रोवर्सी तो यार स्पोर्ट्स का पार्ट है यार। कंट्रोवर्सी तो पार्ट है, बट यार एट द सेम टाइम चिराग, आप इतने सारे लोग वहां पे जब बैठ के देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि नीचे जो दूसरा साइड रेफरी वो गिन रहा है, वो 10 हो चुके हैं, एंड फिर भी आप वहां पे जाके खड़े हो रहे हो, और वो किस्मत वाली बात है कि उसके बाद वो जीत भी गया। Correct. बट काफी कंट्रोवर्सीज हुई है अभी यूएफसी में लेके, यूएफसी को लेके अभी आपकी व्हाट इज योर बिगेस्ट कंट्रोवर्सी जो आपको याद होगी? I think the Volkanovski and Islam fight. व्हाट हैपेंड? I still believe that it should have been a नहीं draw. बट क्या हुआ, क्या मतलब क्या हुआ, मतलब हाँ, tell us. like So मतलब हाँ पूरी हाँ, जो स्टोरी है जी। So Volkanovski was the 145 lbs champion, ठीक है, which is the featherweight champion, ठीक है। उसके बाद he just took up a challenge कि भाई मेरे को एक weight class ऊपर जाना है और लड़ना है मुझे, जो भी करंट चैंपियन होगा लाइट वेट में मैं उससे लड़ूंगा। तो एट दैट टाइम 155 lbs जो था लाइट वेट उसमें इस्लाम माखाचेव चैंपियन था उस चीज़ का। तो वोल्कानोव्स्की ने डिसाइड करा कि यार मेरे को ये चैलेंज चाहिए, मेरे को जाना है ऊपर वाले क्लास में और मेरे को लड़ना है इस्लाम से। तो ही टुक अप दैट चैलेंज, इंक्रीज हिज वेट, और क्योंकि आप अगर वेट इंक्रीज करते हो ना, एक लेवल ऊपर जाते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको वो पावर भी जनरेट करना पड़ता है। अगर आप छोटे फाइटर, ही स्मॉल, ही 5'7" और 6, 5'6", और इस्लाम इज 5'11" है। 5'11". ह्यूज डिफरेंस है। Huge difference है। एंड दूसरा ये है कि वो जो उसका अपना फाइट में जो वेट होता है वो अराउंड 200 lbs के आसपास का है, और वोल्कानोव्स्की का 170 170, 180 ऐसा कुछ तो आपका है ना अगर वेट एडवांटेज भी देखो ना तो इस्लाम का वेट काफी ज्यादा है। तो फिर क्या हुआ? तो उसके बाद ना देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू व्हाइल इंक्रीजिंग योर वेट। आप सिर्फ खाने से वेट बढ़ा नहीं सकते, यू हैव टू गो इनटू दैट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशंस कि भाई आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप उस लेवल की वेट लिफ्टिंग कर रहे हो जहाँ पे आपकी मसल्स में वो पावर है कि भाई जहाँ पे आप 200 lbs के कोई आदमी को आप टेक डाउन ले रहे हो, उसका आप पंचेस मार रहे हो, तो उसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि 145 पे हुआ ऑब्वियसली आपकी पावर कम है, आप उस लेवल के फाइटर से लड़ रहे हो जहाँ पे उनकी भी सामने वालों की भी पावर कम है। तो उस चीज को मैच करने के लिए वोल्कानोव्स्की ने डिसाइड करा कि चलो मैं एक चैलेंज लेता हूँ, मैं अपर वाले वेट क्लास पे लड़ूंगा। तो दैट फाइट हैपेंड कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में थी वो, ऑस्ट्रेलिया अमेजिंग क्राउड, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राउड्स आई हैव एवर सीन। पर्थ में हुई थी। पर्थ, हाँ, Yeah. बेस्ट क्राउड्स। तो वो फाइट शुरू हुई, पीपल थॉट वोल्कानोव्स्की हैड नो चांस, absolutely zero chances against Islam, because Islam was undefeated. He was on a 12 win streak, I think.
11. Volkanovski is Australian. Australian, Australian. right. Islam is from Russia. एंड वो उसका क्या रिकॉर्ड था? किसका? वोल्कानोव्स्की का फेदरवेट में तो अनडिफीटेड है, बट लाइटवेट में उसका डेब्यू था। लाइटवेट में अच्छा, डेब्यू ओके, हुआ ओके, और हाँ। सीधा चैंपियनशिप बाउट था। हाँ तो ये ऐसा हो गया था चैंपियन वर्सेस चैंपियन। करेक्ट, हाँ। हाँ क्रेजी। So Volkanovski was going for double championship status हाँ। कि भाई मैं फेदरवेट का भी चैंपियन हूँ, लाइटवेट का भी चैंपियन हूँ। तो ये फाइट डिसाइड हुई, फाइट शुरू हुई, लोगों को लगा कोई चांस नहीं है। इस्लाम माखाचेव इज नोन फॉर हिज टेकडाउन्स, नोन फॉर हिज रेसलिंग, नोन फॉर हिज सैम्बो व्हिच इज वेरी स्ट्रांग। वो किसी को भी टेकडाउन ले सकता है, किसी को भी रेसलिंग ग्राउंड गेम में हरा सकता है। इनफैक्ट उसकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी है, स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छी है, अंडररेटेड है स्ट्राइकिंग। हाँ। तो मैच शुरू हुआ, इस्लाम ने टेकडाउन लेना शुरू करा बट टेकडाउन में कुछ कर नहीं पाया और वोल्कानोव्स्की का डिफेंस बहुत स्ट्रांग। देयर इज अ डिफरेंस कि आप टेकडाउन ले रहे हो, टेकडाउन लेने के बाद आप कंट्रोल कितना कर रहे हो। अच्छा ओके, हाँ एक आपने टेक डाउन तो ले लिया, उसके बाद अगर आप टेकडाउन ले रहे हो अगर आप टेकडाउन लेने का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो फाइटर को, तो वो काउंट ही नहीं करना चाहिए, मतलब इम्पैक्ट ही नहीं करेगा फाइट में। मतलब जजिंग उस हिसाब से होती है कि भाई इफेक्टिव स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग और आपने कितना एग्रेशन है, और फिर अल्टीमेटली फिर आपको उसमें जज किया जाता है कि भाई आपने कितना क्या उसमें इम्पैक्ट डाला। और फाइट फैंस बेसिकली है ना एक चीज मिस आउट कर जाता हाँ। है कभी किसी भी फाइट में कि कंट्रोल टाइम कितना है। करेक्ट। अगर किसी भी फाइटर का कंट्रोल टाइम अगर ज्यादा है ना, तो वो चीज है ना बहुत सारे मतलब जो फैंस है वो इतना देखते हैं, नोटिस नहीं करते, Correct. बट ये चीज है ना काउंट होती है। आप अगर आप फाइट करते हो, अगर जजेस वगैरह ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि हाँ इसका कंट्रोल टाइम ज्यादा है, तो वो चीज काउंट होगी। करेक्ट। तो हाँ बट उसमें ना एक चीज और है, ऑक्टागन कंट्रोल जो टाइम है वो सबसे हायरार्की में सबसे नीचे आता है। सबसे नीचे आता है कि भाई ये इम्पैक्ट सबसे लोअर कैटेगरी में कि ये लास्ट में इम्पैक्ट करेगा। जो स्प्लिट डिसीजंस होते हैं उसमें है ना उसी तब ये चीज है ना में मैटर करती है। बॉक्सिंग में Like कहीं ना कहीं weightage wise कम आता है। हाँ वेटेज उसका कम है। बेसिकली तो आपका सिग्निफिकेंट स्ट्राइक होता है, मतलब आप कितने सिग्निफिकेंटली है ना सामने वाले अपने जो आपका ओपोनेंट है उसको हिट कर रहे हो। नहीं, बट इससे मेरा क्वेश्चन यही है, जैसे बॉक्सिंग में तो हम ये देखते हैं कि कितने पंचेस डिलीवर हुआ है, समथिंग लाइक दैट। यूएफसी में अगर मैच ड्रॉ होता है तो किस मतलब कैसे आप स्कोरिंग कैसे देते हो, किस बेसिस पे देते हो स्कोरिंग? देखो उसमें ऐसा रहता है कि 3 राउंड का बाउट होता है या फिर है ना 5 राउंड का होता है। 5 राउंड का कब होगा, जब या तो चैंपियनशिप फाइट होगी या तो फिर अगर मेन इवेंट में होगा तब वो 5 राउंड का होगा, अदरवाइज वो 3 राउंड की फाइट होती है। एंड उसमें भी ऐसा रहता है कि आपका एक तो सिग्निफिकेंट स्ट्राइक आपका है ना कितना ज्यादा होना चाहिए, आपका ऑक्टागन कंट्रोल टाइमिंग ज्यादा होना चाहिए, एंड सेकेंडली थर्डली अपना जो ये है क्या बोलते हैं एग्रेशन, ये भी मैटर करता है। अग्रेशन कैसे जज करोगे? एग्रेशन अगर फाइटर जो है वो आगे बढ़ के अगर है ना स्ट्राइक कर रहा है, करेक्ट। आप मतलब भाग नहीं रहे हो, आप भाग नहीं रहे हो, पीछे वाला अगर जो आपका ओपोनेंट है वो बार है ना पीछे स्टेप ले रहा है, तो वो चीज भी काउंट होगी। वो चीज है ना मतलब फट्टू नहीं हो। बेसिकली फट्टू, बट जैसे इफ मी एंड यू आर फाइटिंग इन अ केज, मैं सेंटर पोजीशन होल्ड करके चल रहा हूँ, मैं सेंटर ऑफ द ऑक्टागन ही हूँ, आप पीछे स्टेप लेते जा रहे हो, मैं आपको प्रेशराइज करता जा रहा हूँ, तो मेरी अग्रेसिवनेस ज्यादा है। पर व्हाट इफ वो उसकी स्ट्रेटजी है कि पीछे के नहीं, अगर लेके डिपेंड आए? करेगा ना। अगर आप है ना केज के पास उसको लेकर जा रहे हो और उसके बाद अगर आप उसको क्लिंच पे अगर आप फंसा रहे हो हाँ। और उसके बाद टेक डाउन ले रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे हाँ मतलब वो दिख रहा है कि हाँ मतलब ये सिग्निफिकेंटली आप है ना उस पे अटैक कर रहे हो, तो वो चीज काउंट होगी। बट अगर आप पीछे ही जा रहे हो, आप लड़ नहीं रहे हो, एंगेज नहीं कर रहे हो, तो वो चीज फिर है ना वो अगेंस्ट पे जाती है। मतलब कहीं ना कहीं वो चीज ये है ना कि ये तब देखा जाएगा जब ये ड्रॉ होगा। अब तू पीछे हटता जा, अगर तेरे को लग रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी है टू नॉक हिम आउट, अगर आप कर दिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर मैच ड्रॉ हो गया तो फिर बट जैसे वही, if you leave it in the judges' hands, हाँ, तो फिर वो अपने हिसाब से देखेंगे। फिर वो आप अपने हिसाब अब से। जैसे जो पॉइंट एक राउंड का जो पॉइंट होता है वो अपना आई गेस 10 का होता है। मतलब अगर है ना जो ज्यादा मतलब अगर सपोज अगर कोई है जो जीता है तो उसको है ना 10 पॉइंट्स मिलेंगे और जो हारा है उसको 9-8, डिपेंड ऑन द मतलब उसका जो भी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे। तो ऐसे अगर अपना पूरे 5 राउंड होते हैं, अगर 5 राउंड में से अगर 2-2 राउंड अगर है ना फाइटर्स जीत गए, दोनों फाइटर्स जीत गए, तो जो लास्ट राउंड जो भी राउंड होगा एक जो जिससे डिसाइडेड होगा कि हाँ मतलब ये फाइट कौन जीता है, तो उसमें फिर ये सारी चीजें देखी जाएगी कि सिग्निफिकेंट स्ट्राइक किसका कितना ज्यादा था और कंट्रोल टाइमिंग किसका कितना था, टेक डाउन किसने ज्यादा लिया है, टेक डाउन डिफेंस भी देखा जाता है। मतलब आप टेक डाउन लेने जा रहे हो और अगर सामने वाला उसको डिफेंड कर रहा है तो वो चीज भी है ना काउंट होती है। मतलब लोग ये चीज है ना अवॉइड करते हैं कि हाँ मतलब उसने डिफेंड किया तो वो चीज है ना कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट इट्स वेरी टेक्निकल, वेरी टेक्निकल। इन सारी चीजों में डेना वाइट का क्या है स्पोर्ट को लेके? डेना वाइट तो ओनर है ना। नहीं, बट यूएफसी डेना वाइट का ऐसा था कि जब यूएफसी के पहले, डेना वाइट के पहले यूएफसी में मतलब एमएमए में क्या चल रहा था एंड अब क्या है, मतलब
डेना वाइट के पहले यूएफसी तो वही 1993 में जो शुरू हुआ था। हाँ। तो ये बेसिकली ब्राजीलियन एक था ग्रेसी फैमिली में, ग्रेसी फैमिली पूरी ग्रेसी फैमिली और एक और कोई आई थिंक अमेरिकन जो भी था वो दोनों में कंबाइन होकर ओनरशिप करी, यूएफसी चालू करा यूएस में। तो उसमें उस टाइम ना कोई वेट क्लासेस थे नहीं, कुछ भी वेट क्लास नहीं था, कुछ भी रूल्स नहीं थे, लोग फिस्ट फाइटिंग करते थे, अगर ग्राउंडेड अपोनेंट है तो उसको सॉकर किक भी कर सकते हो आप, तो लिटरली ऐसे रूल्स थे। तो अब ये सब इलीगल अब ये सब illegal है। धीरे धीरे टाइम टू टाइम है ना इवॉल्व हुई ये चीजें, Because- मतलब आप है ना मतलब आंख आई पोक नहीं कर सकते हो, आई पोक का एक आपका सेकंड, एक टाइम पे अलाउड था ये? हाँ मतलब सोच। होता था ये ऐसा कर क्या मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो पहले आप देखते मतलब अगर ऐसे देखे तो एकदम लगे कि अरे क्या चल रहा है, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे It's like a jail fight वाला चीज जेल है, फाइट everything is allowed. मतलब वो ऐसा लगता था कि स्ट्रीट फाइट चल रही है। बट फिर धीरे धीरे जो यूएफसी के जो ओनर्स वगैरह थे या जो भी रूल्स वगैरह जिन्होंने बनाया, उन्होंने सारी चीजें नोटिस करी कि वेट आपका, एक तो वेट क्लास होना बहुत जरूरी है, दूसरा के रूल्स आपके बहुत ऐसे होने चाहिए जिससे ना फाइटर्स को है ना मतलब लॉन्ग टाइम के हिसाब से इतना डैमेज ना हो। अब सपोज अगर कोई फाइटर अगर अपने अपोनेंट को अगर है ना आई पोक कर रहा है और वो तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से वही हो गया ना, मतलब डैमेज ही हो गया। अभी ये हो तो कितना फनी हुआ है। So Dana नाक में मरा So Dana White had a huge part की इन सारी चीजों को सिस्टमैटिक करने में। मतलब वो कंपनी को उन्होंने जब वो लॉस में थी तब उन्होंने परचेज किया था 2 मिलियन में। हाँ। फिर वो कंपनी की आज की नेटवर्थ शायद से 12 बिलियन है, 2 मिलियन से 12 बिलियन। हाँ। तो डेना वाइट का कहीं ना कहीं काफी इम्पैक्ट रहा है, उसने कैसे अपना जो नेटवर्किंग है उनसे उसने कैसे टाई अप करा है, स्पॉन्सर्स कैसे उसने क्रिएट करे हैं, उसके बाद फिर फाइटर्स को है ना कैसे प्रमोट करा है उसने, किस बेसिस पे ऐसे। अगर आप अर्ली 2000s में देखोगे तो उसमें अपने टाइम पे चक लिटिल और टीटो ऑर्टिज वगैरह थे, जो केन शेमरॉक हो गया, एंडरसन सिल्वा हो गया, और एक ली मरे जो जेल में क्यों जेल में वो बैंक रॉबरी एक UFC फाइटर ने बैंक रॉबरी कर दी। हाँ, UK Dude, sounds like ये स्टोरी मुझे जाननी Yes, please tell us. ये Was it a success? नहीं, but हाँ, story बताओ। हाँ नहीं वो अच्छा क्वेश्चन था, गुड। ली मरे मतलब इतना खतरनाक फाइटर था वो, मतलब स्टार्टिंग से मतलब बोलते थे कि अर्ली डेज में ही वो इतना एग्रेसिव था कि वो अगर स्ट्रीट में किसी से लड़े तो पक्का किसी को नॉकआउट तो कर ही देगा। उसने टीटो ऑर्टिज को पब के बाहर नॉकआउट किया चक लिटिल के सामने, जबकि टीटो ऑर्टिज खुद एक फाइटर है, उसको है ना मारा है। उसके बाद फिर ये देखते हुए डेना वाइट ने उसको साइन भी करा था, बट हाँ क्योंकि किले बार फाइट ये सुने आज जॉब डेना और टीटो की एक अलग ही हिस्ट्री है, उनका एक अलग ही कंट्रोवर्सी। तो डेना तो चाह ही रहा था कि टीटो कोटे हारे हो, नॉकआउट हो। तो ये चीज डेना ने मतलब देखी भी, ऑब्जर्व करी कि हाँ ये कोई फाइटर है यूके का, ये बहुत ही मतलब अच्छा फाइटर है, तो उसको साइन भी करा। बट उसके साथ प्रॉब्लम ये हो रही थी वो यूएस में फाइट नहीं कर सकता वीजा के कारण। तो कुछ अब इतना आप क्राइम करोगे, इतना आप झगड़ा करोगे तो वीजा क्या ही मिलेगा आपको, वो भी यूएस का। तो उस कारण से वो यूएस में लड़ नहीं पाया। उसकी शायद फाइट हुई थी एंडरसन सिल्वा से हुई थी, इसमें हारा था वो, अच्छी फाइट थी वो, उसमें हारा था। उसके बाद फिर वो उसका यूएफसी करियर भी एकदम थोड़ा उसमें डाउनफॉल ही हो गया। देन उसको किसी ने, उसके फ्रेंड ने आइडिया दिया कि बैंक लूटते तो उन्होंने यूके की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी करी थी। उनको ये लगा था कि बच गए, बट वो शायद कुछ बैंक रॉबरी हुई कैसे? आपको वाली स्टोरी पता है? बैंक रॉबरी ये हुई थी कि ये लोग ग्रुप में मतलब पूरा वो सब वो मास्क वास्क पहन के गए थे। The usual thing, हाँ। हाँ, और वही जो अपना नॉर्मल जो बैंक रॉबरी होती है, घुस गए अंदर, घुस गए, कुछ काटा वाटा पूरा अपने क्या वो टूल्स वगैरह से कुछ बिल्डिंग उससे पूरा काटा, एंटर हुआ, सब करा, पूरा लूट पाट के लेके जो भी था। उसके बाद सीन ये हुआ कि पुलिस ढूंढ रही है, पुलिस ने सबको पकड़ लिया है, पर ली मरे को ढूंढ रहे हैं। ली मरे मिल ही नहीं रहा है। ली मरे किसी दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है बीच पे मतलब कुछ एंजॉयमेंट कर रहा था वो, और उतने में वो धरा गया। तो तब से ली मरे का जो यूएफसी करियर है वो जेल में पूरा स्पेंड हुआ है। बट इन शॉर्ट इट वाज अ सक्सेसफुल रॉबरी। मतलब बैंक तो लूट लिया उसने, बैंक तो उसने लूट, खुद चला गया ना जेल, तो कैसे सक्सेसफुल? बट यार अगर कल को उसको पूछेगा, उसकी फाइट्स में रॉबरी कभी नहीं हुई, इसकी बैंक में वो
Okay, so like UFC का भी ये merger हुआ जो हाँ। WWE के साथ जो भी वो Endeavor वाली हाँ, deal थी, TKO group। उसके बारे में क्या thoughts हैं? उसमें अब पहले क्या दोनों एकदम सेपरेट थे और दोनों का आई गेस डेना वाइट भी इतना फेवर नहीं करता था WWE या फिर ऐसे जो प्रो रेसलिंग कंटेंट हो गए। डेना को तो एकदम रियल फाइट ही चाहिए एकदम कि हाँ सामने वाला मतलब ब्लड शेड हो और सारी चीजें हो। बट अब ठीक है, अच्छा ही है क्योंकि है ना दोनों कंपनी अब वो ग्रो करेंगी अपने अपने मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में तो काफी ज्यादा ग्रो करेंगे। एंड मर्जर से ये होगा कि अब दोनों मतलब जो दोनों प्रमोशन है वो एक दूसरे के फाइटर्स या फिर है ना जो उनके सुपरस्टार्स है वो प्रमोट करते रहेंगे। जैसे अभी एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की WWE के इवेंट में आया था, माइकल चैंडलर आया था, उसने WWE के इवेंट में कॉनर को है ना फाइट के लिए चैलेंज करा था। तो ये सारी चीजें ना कहीं इम्पैक्ट करती है कि मतलब हाँ वो एक फाइटर है, वो UFC का फाइटर है, वो WWE के इवेंट में आके वो चैलेंज कर रहा है। तो ये सब बहुत काफी मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से I think UFC के लिए ज्यादा बड़ी डील है as compared to WWE because WWE is already very huge, मतलब very huge। मतलब व्यूअरशिप मिल रही है दोनों ही अब I think अब दोनों ही ऐड पा रही वो हैं, ऐड पा रही है दोनों। अपने अपने नीश मार्केट्स पकड़ लिए ना उन्होंने और फिर डोमिनेट कर UFC का लिया क्या है, UFC अभी भी ग्रो करेगा क्योंकि अब बहुत सारी कंट्री ऐसी भी है जहाँ पे इतना फाइटिंग का था नहीं चलन। बट अब वो धीरे धीरे क्या वहां से भी फाइटर्स आ रहे हैं। जैसे अफगानिस्तान का एक फाइटर हो गया जो कनाडा में इसके अंडर में GSP के शायद जिम में ट्रेन कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फाइटर्स हो गए जो एशियन कंट्रीज के हो गए। जैसे अपना कोरियन ज़ॉम्बी हो गया साउथ कोरिया का, वो कब से लड़ रहा है बट जब उसकी रिटायरमेंट फाइट हुई अभी मैक्स हॉलोवे से तब फिर लोगों ने मतलब कि हाँ यार ये मतलब एशियन फाइटर की मतलब। और इंडिया का क्या है इस सब में? इंडिया का ऐसा है कि रोड टू UFC करके एक इवेंट होता है जिसमें आपके कंट्री के कुछ फाइटर्स जाते हैं, उनकी फाइट होती है और अगर वो लोग जीतते हैं तो उनको फिर है ना कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि मतलब हाँ अब आपने ना ये इवेंट पूरा जीता है तो आपको इतना हम 7 फिगर या 6 फिगर जो भी रहेगा कॉन्ट्रैक्ट वो आपको हम देंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उनकी फाइट होती है UFC में। अगर वो जीतते आएंगे तो मतलब उनके लिए बेटर है। तो अभी कोई है ऐसे इंडियन फाइटर? अभी अंशुल जुबली है जो रोड टू UFC का विनर था। ओके। एंड दूसरा तो पूजा तोमर वो अभी रिसेंटली साइन हुई है। सो अंशुल जुबली बेसिकली रोड टू UFC का विनर था। उसके बाद उसकी एक फाइट हुई थी आई थिंक किसमें ब्रीडन जीता, इसमें वो 2 राउंड जीता था बट 3rd राउंड में नॉकआउट हो गया। और उसमें रीजन क्या था नॉकआउट का अरे यार ऐसा लगा कि सरप्राइजिंगली इंडिया बहुत अच्छा होगा एक्चुअली में वो फाइट जीत रहा था एक्चुअली। अब क्या होता है हो गई क्या उसके नहीं मरे तो नहीं था ना बैंक रॉबरी हुई ना कुछ हुआ, वो मतलब अलग ही था, TKO ही हुआ है। उसमें सीन ये हुआ था कि 2 राउंड वो जीतने के बाद 3rd राउंड जब वो लड़ा तब अब अपने इंडियन फाइटर क्या है कि अभी धीरे धीरे करके वो इवॉल्व हो रहे हैं। अब वहां पे क्या होता है कि US में या किसी भी कंट्री में आप ब्राजील में जाओ या UK में जाओ तो वहां पे एकदम ऐसा डॉग फाइट मेंटालिटी होती है कि अगर आप हार रहे हो अब कुछ बचा ही नहीं है, अब मेरे को हारने के अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो आप लड़ो, कुछ भी हुको घुमाओ जो करना है करो बट आपको करना है। अब वो शायद अंशुल जुबली वो प्रेशर है ना झेल नहीं पाया 3rd राउंड में, वरना वो फाइट अगर डिसीजन में जाती तो अंशुल जुबली पक्का क्लियर हो जाता। अच्छा और बहुत अच्छा फाइटर है वो। तो एटलीस्ट पोटेंशियल है। नहीं, हाँ, इस फाइट के पहले वो अनडिफीटेड है था मतलब अब तो 0 हार गए। but do you believe कि UFC like MMA can be big sport in India? Obviously, why not? It will be. पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, फाइटर्स इतना बट सारे ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए फिर पॉपुलेशन तो हमारी सब में ज्यादा है। क्रिकेट नहीं बट देखो बेसिक डिफरेंस है, एक बेस है हमारे इंडिया में जो कि रेसलिंग का। हाँ हमारे इंडिया में रेसलर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ सुल्तान में भी टाइम मूवी आएगा बट मतलब इररिलेवेंट ऑफ द फैक्ट सुल्तान मूवी वगैरह जो भी है, बट एक इंडिया में है बजरंग पुनिया और दूसरे अपने कौन से अच्छे रेसलर्स हैं ये जो जेल में है, एक और प्रवीण जी प्रवीण नहीं सुशील कुमार। क्या वो भी जेल में? अरे वो भी अलग केस था, वो भी अलग केस। कोई दोस्त के मतलब कुछ हो गया था। अभी नहीं पढ़ते इसमें। चलो ओके नहीं पढ़ते। ये पॉडकास्ट है ना वो लोग भी देखेंगे, चारों का नाम आ जाएगा। सब जेल से आएंगे ढूंढने भाई। मतलब वो एक अलग ही कंट्रोवर्सी थी बट हाँ उसको हटा के अगर देखें तो बहुत सारे अपने रेसलर्स हैं जिनका मतलब कर सकते पोटेंशियल काफी ज्यादा। बजरंग पुनिया का नाम जैसे अंकित ने लिया है, उसके अलावा अपनी फीमेल फाइटर्स में ये हो गई विघ्नेश फोगाट हो गई,
और फिर साक्षी मलिक हो गई। साक्षी मलिक, right. तो ये सारी फीमेल फाइटर्स क्या है, अगर एमएमए को बहुत सीरियसली ले तो ये बहुत आगे जा सकती हैं। बट इन सब में यार इंजरी प्रोन कितना है, मतलब क्योंकि कुछ जगह पे तो ऐसा होता है कि आप ग्राउंड पे आपको लिटा दिया, उसके बाद लाइक सीधा आपके फेसेस पे आ रहा था, मतलब इन सब का इम्पैक्ट ये तो क्या है, इसमें इंजरी तो है 110%, क्योंकि ये फाइटिंग है ना, लॉन्ग स्पोर्ट है। लॉन्ग टर्म में क्या कितना कर सकता है, एक आदमी कितना कर सकता है? एक फाइटर का एवरेज करियर कितना हाँ, होता क्या है है? ऐसे स्पैन, लाइक जैसे अगर फुटबॉल देखें तो लाइक यूजुअली लेट 20s में पीक आता है एंड लाइक अर्ली 30s तक चलता है एंड देन उसके बाद इज लाइक जितना चल पा उसके बाद हाँ रहा है। एग्जैक्टली। सो लाइक इसमें क्या वो रहता है यूजुअली, इसमें डिपेंड करता है आप कितना डैमेज ले रहे हो। Correct. अगर सपोज कोई फाइटर है 25 का सपोज, वो अगर है ना लड़ रहा है एकदम मतलब कॉशियस होकर लड़ रहा है, उसको बिल्कुल डैमेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका करियर 40 तक भी आ सकता पर है। यूजुअल एज एंटर होने की क्या होती है? 35 के बाद है ना एक आपका डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाता है। नहीं स्पोर्ट में यूजुअल वो एंट्री डिपेंड एज करता क्या है होती है? 20 18 अभी इनफैक्ट एक रोजा जूनियर, रोजा he entered जूनियर UFC in the age of 70. But like average 20 ऐसे। ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम जिसको जॉन जोन्स को बोलते हैं, वो यंगेस्ट चैंपियन था। Youngest champion. एट द एज ऑफ 21 वो चैंपियन बना था लाइट कौन से? हेवीवेट अच्छा, डिवीजन। हाँ। तो मतलब इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई बट इसमें ये criteria है कि आप कितना डैमेज ले रहे हो। अगर आपने ज्यादा डैमेज लिया तो आपका करियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। Correct. जैसे अभी टोनी फर्ग्यूसन का Perfect example, dude. Perfect Tony example of Ferguson. downfall. मतलब एक टाइम पे आई थिंक यूएफसी का फेस था। Exactly. हाँ. मेरा फेवरेट फाइटर में से एक है और मैं उसको मतलब सपोर्ट कर रहा हूँ 2015 से, जब वो अपने प्राइम में आया ही था और उसकी Correct. शायद केविन ली से भी फाइट Finally हुई से थी। ही fight हुई थी. तो उस टाइम पे भी वो उसने डैमेज तो लेना चालू कर ही दिया था, मतलब उसकी हर फाइट में डैमेज तो लेता ही है, बट वो सामने वाले को भी डैमेज उतना ही करता Correct, है। correct. बट फिर उसकी जो फाइट हुई जस्टिन Justin Gaethje के साथ। गेची से, उसके बाद से उसका डिक्लाइनिंग स्टेज आ गया। He took a lot of damage in that fight. बट उसके लाइक बाद- अभी ऐसे देखे तो सबसे ओल्डेस्ट कौन रहा है फाइट करने के लिए, ऐसे लाइक अभी ओल्डेस्ट at- एज क्या रही है ऐसे? एट प्रेजेंट अगर ओल्डेस्ट अगर कोई फाइटर है तो वो है योएल रोमेरो, जो योएल पीएफएल में लड़ रहा है, जो पहले 46 यूएफसी में ही नहीं था, हाँ बट फिर उसका शायद कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का इशू था, जो भी था। ठीक है, वो- तो कंसीडरिंग यूएफसी एज द पीक ऑफ हाँ, एमएमए, MMA, तो exactly. यूएफसी में ओल्डेस्ट क्या होगा एज, लाइक अभी तक ले आज ग्लोवर तक टिशेरा जिसने था compare 44 की एज में वो चैंपियन बना। Correct. 44 44 की age में champion Yeah. बना। कौन से That क्लास is- में? लाइट हेवीवेट। Light heavyweight. But Which is if not you bad. compare this to some other sport, तो how rare is this? Like ऐसे देखें एग्जांपल के उससे तो मतलब इसमें मैक्सिमम एज तो आपका 38 समथिंग ही है। ओके ठीक उसके है। बाद फिर वो डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब मार खाने की आपके काबिलियत है। डिपेंड करता है ना, अब आप मार रहे हो और अगर आप नहीं खा पा रहे हो तो फिर तो करियर आपका फिर खत्म ही है। I mean, Khabib was very smart in that aspect. कभी जीएसपी उसने जितने पंचेस अवॉइड करे ना, और उसने मतलब लिटरली ही इज द ओनली फाइटर की 29 एंड वो उसका परफेक्ट रिकॉर्ड है। उसने यूएफसी में आज तक एक ब्लड भी नहीं बहा है उसका। और मेरे हिसाब से कहीं यार मेरे हिसाब से ना वो जो उसकी जो फाइट्स हुई है वो थोड़ा सा उसने सिलेक्टिव भी है, नो है। डाउट, बट यार इट इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ, एक बहुत बड़ा चेहरे चीज़ है। में खरोच भी ना हो। अब अगर जैसे आपको- रशियंस का काफी इन्फ्लुएंस हो गया है यूएफसी में, उसके बारे में क्या है थॉट्स, लाइक ये क्योंकि अभी कुछ रीसेंट इयर्स में ही हुआ है ये, तो Correct. पहले से ऐसे नहीं इतने रशियंस का ऐसा था कि सबसे जो अगर आप लेजेंड देखो तो वो है अपना हेवीवेट वाला, क्या नाम है? फेडोर। ओके फेडोर का मतलब उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बोलते हैं हेवीवेट में। Correct. तो उसके बाद से फिर बहुत सारे रशियन फाइटर्स आए जो मतलब काफी मतलब ऑल राउंडेड ही थे। Correct. साम्बो वगैरह उनका बैकग्राउंड था। उसके बाद फिर खबीब आया। खबीब का ऐसा था कि यूएफसी के आने के पहले आई गेस उसका 18-0 या 15-0 ऐसा कुछ रिकॉर्ड था। फिर वो जीतते गया तो और ज्यादा रशियन फाइटर्स के नाम होते गए, तो फिर हेवीवेट्स में काफी फाइटर्स आए और फिर दूसरे डिवीजन में भी काफी फाइटर्स आते गए। तो अब ऐसा सीन हो गया है कि 3 कंट्री ऐसी जो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रही है, यूएस, ब्राजील एंड रशिया। एग्जैक्टली। ये 3 कंट्री के सबसे ज्यादा फाइटर्स हैं। आपको किसी भी आप प्रमोशन में चले जाओ, आपको ये 3 कंट्री के फाइटर मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड इनमें भी डिपेंड करता है, जैसे आप रशियंस का देखो तो साम्बो वगैरह जो इनका ये फाइटिंग स्टाइल है, इस पे काफी ज्यादा ये काम करते हैं। इस पे इनका पूरा आजकल उसी पे डिपेंड हुआ रहता है। एंड ब्राजील में जिजित्सु का काफी ज्यादा है। एंड यूएस में तो फिर वही है अपना स्ट्राइकिंग वगैरह हो गया या रेसलिंग वगैरह हो गया। ये सारी चीजें हर कंट्री का एक अलग ही मतलब वो है कि हाँ मतलब जिजित्सु इसका ब्राजील का है।
इन सारी टेक्निक्स में अभी कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि ज़्यादा आपका- dominant हाँ डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट तो देखो रेसलिंग का बेस होना इज इटसेल्फ वेरी डोमिनेंट। वाई रेसलिंग क्योंकि आपका ग्राउंड गेम है। Exactly. इफ स्ट्राइकिंग इज नॉट वर्किंग समवेयर इन द मैच, But- आप टेक डाउन लो और आप that's उसको it. आप सामने वाले को बंद करवा सकते हो, आप उसको बंद करा सकते चीज़ें, हो और आप हाँ। थका सकते हो। हाँ। इफ आई क्लाइंब अपॉन यू, हम्म। मैं आप पे चढ़ चुका हूँ, नॉट टेकिंग इन द वेरी रॉन्ग सेंस, मैं चढ़ चुका हूँ, ठीक है, तो I'll be, my opponent will be grounded, मैं उसके ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड कर रहा हूँ, प्लस उसको एडिशनल बॉडी वेट मेरा भी कैरी करना है। अलग ग्राउंड एंड पाउंड है। वो ग्राउंड एंड पाउंड ऐसा blood phase उसमें- उसमें उस पंचेस वगैरह सब वो ऑक्सीजन भी मतलब कहीं ना कहीं आप ये देखते हो कि Exactly. हाँ, वो सांस नहीं ले पा रहा है। आपकी मसल्स को काम और करना पड़ रहा He's है। choking you. Yeah. तो अलग वे में। अलग way। चिराग लेट इट गो। नहीं बट मेरा एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि जैसे दिस रशियन स्टाइल इज आल्सो वेरी ग्राउंडेड ऐसे देखें Sambo. तो लाइक उसमें और रेसलिंग में कितना एक्चुअल डिफरेंस है लाइक क्या इसमें वो है सांबो में आपका बेसिकली है ना, आप स्ट्राइक वगैरह भी कर सकते हो। इसमें जूडो का भी थोड़ा सा है ना, एक वो रहता है कि हाँ ठीक है जूडो भी इन्वॉल्व है सांबो में। और रेसलिंग क्या प्योर रेसलिंग है कि मतलब आप है ना, मतलब फिस्ट वगैरह इतना आप कुछ यूज ही नहीं कर सकते, बस आपको है ना टेक डाउन लेना है और पॉइंट स्कोर करना है। तो यूएस का जो भी इतने फाइटर्स रहे हैं वो अपने रेसलिंग को उन्होंने काफी ज्यादा फोकस किया है। अब आप फेदरवेट में देख लो, जिसकी कॉर्नर से फाइट हुई थी चैड मेंडिस, उसकी स्ट्राइकिंग भी अच्छी थी पर उसका रेसलिंग काफी अच्छा था। NCAA चैंपियन था वो, था क्या? नहीं, वो डिवीजन 2 था, मेरे को आइडिया नहीं है, मतलब वो शायद अगर होगा भी तो डिवीजन 2 होगा। बाकी और अपना कमारू उस्मान हो गया कमारू जो उस्मान। वेल्टरवेट चैंपियन रहा है, वो NCAA डिवीजन 2 चैंपियन रहा है। कोल्बी कोविंगटन हो गया जिसको ट्रैश टॉक किंग बोलते हैं, तो वो पैन अमेरिकन चैंपियन रहा है। तो इनका क्या रेसलिंग को लेके काफी ज्यादा मतलब है, इंक्लिनेशन है। बट साम्बो काफी अलग है, इसमें जूडो रेसलिंग स्ट्राइकिंग सब मिक्स है। तो अगर आपको सीखना है तो साम्बो बेस्ट है। साम्बो जूडो रेसलिंग ये सही है। और अगर आपको थोड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो आप म्यूथाई देख सकते हो, आप किक बॉक्सिंग देख सकते हो, बॉक्सिंग देख सकते हो। बट म्यूथाई का सबसे ज्यादा मतलब है क्योंकि उसमें किक्स एंड किक्स अलाउड है। पंचेस दोनों इन्वॉल्व है। बट इसमें मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें समझनी पड़ेगी। आप किसी एक या दो टेक्निक में आप नहीं जा सकते, आपको सब कुछ एक या वर्ड तो के स्पेशलाइज कर सकते हो हाँ, पर आपके ऐसे सीखना फंडामेंटल्स तो सब क्लियर होने चाहिए। पड़ेगा। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं तो आप फिर नहीं कर सकते, आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ओके सो मैकग्रेगर पे वापस आते हुए हाँ। क्या लगता है कि इससे फाइट होने वाली है उसकी? हाँ, मतलब he's Like, coming he's back, coming right? back, so I don't know when he's coming back, but if he Chandler comes से back, होगी। Chandler से होगी। Confirm That is for Chandler से। sure. And who do you think will एग्जैक्टली मतलब win? आपको क्या लग रहा I है think Chandler would win. There is no chance McGregor is beating. मुझे तो लग रहा है कि 50-50 चांसेस है। अगर फर्स्ट राउंड में अगर मैकग्रेगर उसको है ना TKO करता है या थोड़ा वॉबल करता है तो फिर तो है ना मतलब फाइट वही खत्म हो जाएगी। बट अगर है ना वो थोड़ा सा भी आगे गया, ग्राउंड पे गया, तो फिर चैंडलर के चांसेस जीतने के ज्यादा है। नहीं बट एक जैसे रोंडा राउजी थी राइट, एक टाइम पर जब उसने हारना चालू किया फिर वो कभी भी कम बैक नहीं कर पाई। यू थिंक कि कॉर्नर के साथ सेम होने वाला है ये सिचुएशन? हो सकता कॉर्नर है। का माइंडसेट बहुत अलग है। नहीं, बट I don't think, क्योंकि after an injury like that, हाँ, उसके बाद बहुत difficult है वो इंजरी तो बहुत वो थी हाँ। यार। बट वो मतलब कैसे उसका पैर टूट चुका है, हाँ, he's just completely. sitting there. वो एड्रेनलिन में फील ही नहीं Talking हुआ। हाँ, still talking trash, staying true to his nature. लड़ी जोर हो गया, Marketing. जोर हो गया, साइड में बैठ के लेट के चल रहा है। कैजुअली मतलब बैठ के मतलब मुझे लग रहा था कि अब सेव पर Your wife is in my DMs. Your wife is in my DMs. मतलब प्राण जाए पर अकड़ना चाहिए। I think this should be our caption. भाई प्राण जाए पर अकेला। But नहीं बट but भाई सोच लाइक क्या लेवल है उस बंदे का, लाइक उसको उस लेवल पे भी डजंट केयर कि लाइक कुछ उसके साथ हुआ है। इट्स लाइक भाई तू बट जा। वो इंजरी के बाद कम बैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब एंडरसन सिल्वा ने कोशिश करी थी कि मतलब वो इंजरी के बाद में उसने फाइट लड़ी, अराउंड 7 या 8 फाइट्स लड़ी, बट उसमें शायद 3 फाइट में ही जीता है वो, बाकी 4-5 फाइट में हारा है वो। नहीं बट अगर जैसे मैकग्रेगर का जहाँ तक मुझे जितना मालूम है, आई थिंक आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा कि लेग्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक दैट किकिंग वाला थिंग इज इंपॉर्टेंट। exactly. उसका स्टांस भी पूरा वैसा है ना, कराटे कराटे stance। stance। बट अब उसको चेंज करना पड़ेगा, बट ही कैन स्टिल डू इट। नहीं नहीं नहीं, he won't change his style, रहेगा वही। देखो एक बार आप रिकवरी फेज में आ जाते हो, रिकवर हो जाते हो, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाता है, आप ट्रेनिंग करते जाते हो, धीरे धीरे But at the same time, Ankit,
एट द सेम टाइम लास्ट 2-3 फाइट से जो उसके साथ हुआ है मतलब I agree. वो मेंटालिटी के साथ बस वही। घुसना, पोरिया की 2 फाइट्स हुई है उसके साथ में, उसके बाद से थोड़ा सा वो आया है डिक्लाइनिंग एग्जैक्ट में। हाँ। बट पोरिया के फाइट के पहले अगर आप काउबॉय के साथ में उसकी फाइट देखोगे जिसमें That was- उसने that was शोल्डर good. से जो किया था Correct. वो बहुत ही मतलब एलीट लेवल का था, मतलब बहुत अच्छा कमबैक में सही था। Shoulder- And मुझे लग रहा है कि वो चैंडलर को नॉकआउट कर सकता है, उसमें पोटेंशियल तो है। पोटेंशियल डेफिनेटली क्योंकि गाइस Like you can't count out. या यू आर सेइंग हाँ, तो चैंडलर को नॉकआउट करने का है उसके पास। आया भी नहीं होगा भाई। तो अब देखते हैं अब कब फाइट होगी, मे बी शायद अक्टूबर में होना है या नवंबर में। देखो बट इसमें अभी यूएफसी में अभी सबसे ज्यादा एक सरप्राइजिंग फाइट क्या रही है? बिकॉज़ मेरी तो मुझे मालूम है अभी एलेक्स परेरा फाइटिंग सरप्राइजिंग फाइटर बोलूंगा एलेक्स परेरा एलेक्स परेरा लाइक शॉन स्टिकलैंड शॉन स्ट्रिकलैंड दैट वाज सरप्राइजिंग फाइट या एग्जैक्टली That was लेट्स surprising टॉक अबाउट दैट फाइट क्या था वो फाइट Exactly. क्या हुआ That was like, क्या amazing. लाइक टेल अस अबाउट दैट So फाइट the backdrop of this fight was in the fight where Israel Adesanya was supposed to fight Alex Pereira, right? नहीं सॉरी डीडीपी DDP Yeah. नहीं हाँ डीडीपी था। हाँ करेक्ट। तो उस फाइट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एलेक्स परेरा वाज आल्सो ऑन दैट कार्ड, Yeah. ठीक है। तो दे वर सिटिंग टुगेदर, ऊपर नीचे कहीं तो पोजीशनिंग थी उनकी। तो वहां पे इजराइल अदेसान्या बैठा है, पीछे एलेक्स परेरा बैठा है और साइड में शॉन स्ट्रिकलैंड। सो इमेजिन दिस ट्रियो सिटिंग टुगेदर और शॉन स्ट्रिकलैंड चालू होता है ट्रैश टॉक करना इजराइल अदेसान्या के बारे में, ठीक है। टॉक्स अबाउट हिज पॉर्न एडिक्शन, टॉक्स अबाउट His dog addiction. जर्किंग ऑफ हिज डॉग और वो एनिमे वगैरह का भी एनिमे वगैरह सब कुछ मेंशन करता है। और फिर इजी उठता है, थोड़ा वो भी ट्रैश टॉक करता है और शॉन स्टिकलैंड फिर से बोलता है एलेक्स परेरा को फेस करेगी कि गेट दिस मैन, नॉक हिम आउट अगेन। बट वो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है एंड शॉन स्टिकलैंड वाज जस्ट लाइक ऑन अनदर लेवल। इजराइल कोई कमबैक नहीं दे पाया उसको, क्योंकि नोबडी कैन लाइक नो मैन कैन बीट मी हु वॉचेस एनिमे। That was legendary. Oh my god. But then that was the biggest disappointing fight UFC के हिसाब से, Biggest disappointment. Sean Strickland was not supposed to like win, and in that fight he was the aggressor, right? The The aggressor. whole time he was like कि मैं बस चढ़ रहा हूँ, and his defense was amazing in that Amazing, fight. amazing. Defense Crazy. was at point. सबसे ज्यादा उस फाइट का अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस मैनेजमेंट। Correct. शॉन स्ट्रिकलैंड ने सबसे पहला जो चीज किया था लेग किक उसकी चेक करी Yeah, first Leg round kick से। main हाँ, मतलब इजराइल का ऐसा है कि वो पंचेस मारेगा, एक लेग किक उसमें होगी, एक पंच मारेगा, एक लेग किक होगी। उसका जो पूरा जो स्ट्रैटेजी था कि लेग किक को मेरे को चेक करना है कैसे भी करके, मेरे लेग्स है ना स्ट्रांग होंगे बट फिर मेरा पूरा बॉडी एकदम सही मूवमेंट रहेगा। उसने लेग किक को चेक करा, उसने डिस्टेंस मैनेजमेंट कंट्रोल करा और उसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया फर्स्ट राउंड से। एंड मेरे को लग रहा है जो नॉकडाउन उसने किया था इजराइल को, उसके बाद से इजराइल का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वो तो रिदम टूटा, उसका पूरा टूट गया था। He was going to the corner again and again discussing कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है But ना ये they सब just फाइट्स weren't में able to figure it जो out. शॉर्ट नोटिस जो फाइटर्स होते हैं अगर वो आपको नॉकडाउन करते हैं एकदम, तो वो थोड़ा सा आपका एकदम ऐसा होता है Correct. कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि अरे यार ये तो 11 दिन पहले इसने फाइट एक्सेप्ट करी है और ये अभी से ही मतलब पहले मिनट से ही मुझे डोमिनेट कर रहा है। Correct. Yeah, first minute से वो First minute से। हटा ही नहीं। On the go. वो फाइट का अगर आप डिसीजन देखोगे 50-45 50-45 एक जज ने 50-45 दिया था, मतलब सारे राउंड्स वो जीता है। मतलब इजराइल अदेसान्या को ऐसे स्कोर कार्ड पे हराना जहाँ पे 50-45 स्कोर हो रहा है। And But do you think he took this like very lightly? Do you think that is the I reason why he think so. lost? I think so. He underestimated him. हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था लग रहा था, Sean Strickland को बिल्कुल। लेके मतलब कि उसको ऐसा लग रहा था कि इजी है क्योंकि कमारू उस्मान जो कि इसका इजराइल का भी मतलब अच्छा मतलब मित्र है, तो उसने वेल्टरवेट में because of their African, you know. तो अब हुआ क्या कि कमारू ने जब उसको हराया था, शॉन स्ट्रिकलैंड को हराया था, तो कहीं ना कहीं होता ना कि अरे यार ये वेल्टरवेट में जब कमारू इसको हरा रहा है और इतना कोई बड़ा फाइटर भी नहीं था क्योंकि वो एलेक्स परेरा से नॉकआउट भी हुआ था और इजराइल ने एलेक्स परेरा को लास्ट फाइट में नॉकआउट करा था, तो एक वो आपकी मेंटालिटी हो जाती है कि अरे यार मैंने इसको जब एलेक्स को कर दिया नॉकआउट तो मैं इसको भी कर सकता हूँ।
तो उसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो मतलब लाइट वे में लिया ही था उस So चीज़ को। what is next for him? Like, अब वो he's not the champion, right? But of course he's like for Sean Strickland, right? not Sean For Strickland. Israel. yeah. I think he's gonna come back and fight Dricus Duplessis. अच्छा जो the guy who Definitely. defeated Sean Correct, Strickland. correct, हाँ. I really wanted Sean या Strickland तो to win that DDP से fight. होगा या फिर एक पॉसिबल कमबैक जो है वो खमजात के साथ भी हो रहा है, हो सकता है but- क्योंकि हाँ. खमजात ने अपने एक इंस्टा स्टोरी पे उसने बोला था कि मेरा मतलब कमबैक मतलब होने वाला है, तो मे Correct. बी जो रमादान के बाद जो भी सीन होगा हाँ, I फाइटिंग think का, so, हाँ. उसके बाद शायद से इजराइल के साथ उसकी फाइट हो सकती है। And what is like next for Sean Strickland? रॉबर्ट विटेकर yes. नहीं but like is he going to get the championship match again? टफ If है he बट defeats इम्पॉसिबल Robert- नहीं है, टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो रॉबर्ट विटेकर को हरा देता है तो ऑटोमेटिकली वो Definitely deserve करता है। contender बन जाएगा फिर टाइटल शॉट के लिए। Dude, I'm तो supporting him. Okay. तो So- यही स्टोरी थी पता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे शॉन स्ट्रिकलैंड वाज फाइटिंग एलेक्स परेरा और इजी आई थिंक कैनोनियर से लड़ रहा था उस टाइम। हाँ, जैरेड कैनोनियर से लड़ रहा था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें ये सब डिस्कशन हुए और दे हैड अ हिस्ट्री, इजराइल आदेसान्या एंड एलेक्स परेरा, ये लोग किक बॉक्सिंग में लड़े थे बहुत सालों पहले और 2 फाइट्स हुई थी और दोनों में एलेक्स परेरा जीता था, एक में कंप्लीट क्लियर नॉकआउट करा था और एक में डिसीजन गया था। डिसीजन गया था उसमें इजराइल का, ये कहना है कहना है कि वो मैं जीता हूं बट जीता हूं। दैट वाज रियली वो फाइट मैंने देखी नहीं है बट अब ठीक है। मैंने भी नहीं देखी, दोनों फाइट नहीं देखी, मैंने सिर्फ मैंने वो knockout देखा। नॉकआउट वाज लेजेंडरी। मतलब हर कोई नॉकआउट देखने में तो हर किसी को मजा आता है, ये बात तो है। तो वो हिस्ट्री बिल्डअप हुई शॉन स्ट्रिकलैंड और उसकी फाइट थी एलेक्स परेरा की, और एलेक्स परेरा ने बहुत गंदा नॉकआउट करा स्ट्रिकलैंड को, और लिटरली एलेक्स परेरा इतना सही फिगर है ना यूएफसी में, उसकी 3 फाइट हुई, चौथी फाइट वाज फॉर द टाइटल। मतलब लिटरली इतना फास्ट ऊपर आ रहा है। अगर एलेक्स परेरा का अगर आप रेज्यूमे अभी उठा के देखो, हाँ सही में जैन को हरा उसने, जैन ब्लेवोविच को हराया, इजराइल को हराया, हाँ। अपना शॉन शॉन स्ट्रिकलैंड को हराया, डीडीपी से तो अभी हुई नहीं है, हाँ। एंड किसको अभी उसको भी हराया अपना, अरे वो पोनीटेल वाला कौन है, वो हिरी पुरास का, जिरी पोरास का, उसको हराया, एंड एक तो फाइटर्स और है जिनको उसने हराया, तो तो मतलब हाँ, उसका initial ऐसा है days कि मतलब हाँ ये टाइटल डिजर्व करता है, टाइटल फाइट डिजर्व यही करता है, एंड अभी सुनने में ये भी आ रहा था कि वो हेवीवेट में भी जाने वाला है, करेक्ट, एलेक्स परेरा, जबकि वो मिडिलवेट का फाइटर है, हाँ तो लाइट हेवीवेट का भी करंट चैंपियन ये है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा ऐसे, क्योंकि फिर लाइट ही इज Ambitious वेरी है। हेवी, बहुत बल्कि है वो। ये काफी एम्बिशियस अगर आप मूव देखोगे, क्योंकि आप 2 डिवीजन के तो चैंपियन रह चुके हो, आप हेवीवेट में जा रहे हो, हेवीवेट के फाइटर्स अलग लेवल के, अलग level। आप टॉम को देख लो या फिर जॉन जोन्स, जॉन जोन्स, वो है मतलब उसके रेज्यूमे में एम्बिशियस ही लिखा है। Resume का। एम्बिशियस, हम्बल है एम्बिशियस, Okay, so you have a story about Dana White. डेना वाइट का तो बहुत सारी स्टोरी है। वो वाली नहीं, story नहीं, होता है ना, जब this, पहले कैमरे one के सामने story, बात करनी हाँ, पड़ती है, specific which is related to मैंने लिखा Dana White dash cocaine. वो ऑस्कर के साथ उसका कंट्रोवर्सी हुआ था, बेसिकली ऑस्कर डे ला होया का एक प्रमोशन था, एक ही मतलब अभी एक ही उसकी मतलब इवेंट हुई है, उसमें ऑस्कर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी तो उसको अपने फाइटर्स के नाम तक नहीं पता थे कि कौन लड़ रहा है। अरे वो बार बार पेपर देख देख के बोल रहा था और उसको ये भी नहीं पता था कि ये नाम का जो फाइटर है वो वही है, वो पढ़ रहा है और वो इधर उधर देख रहा है, और उसने शायद से डेना को क्रिटिसाइज भी करा था, तो डेना ने ये चीज देखी होगी, तो उसके बाद डेना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था वो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि देखना उसको, 13 मिनट का है, बट है उसमें उसमें पूरी भड़ास निकाली है, उसमें वही कोकेन क्या मतलब बताओ। मतलब वही कि कोकेन बाज है, ऑस्कर फाइटर्स के नाम तक नहीं पता है, पेडे के नाम पे कुछ भी दे रहा है, मतलब Cocaine दे रहे। पेडे के नाम पे क्या दे रहा है, तो ऐसे बहुत सारे उसने पॉइंट्स रखे थे अपना फीडबैक दिया था। Crazy, but Dana White has a like very big mouth ना, मतलब वो he doesn't shy away from criticizing और मतलब stars कसिनो से बैन कर दिया है, वेगास के कसिनो से, just because he wins a lot, right? या Or maybe को मतलब नहीं विन वाला ही है पॉइंट, दैट वे ही इज सोबर। बट डेना वाइट के इसमें लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ना स्पोर्ट को लेके कई बार उसकी चीज मतलब
हार्मफुल भी रहते हैं बिकॉज आई थिंक किसी एक प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट अब लाइक उस दिन फ्रांसिस या आई मीन ही इज द बिगेस्ट नेम अभी राइट नाउ यू वांट हिम ऑन योर लाइक स्पोर्ट राइट Correct, अब उसका और इसका क्या हुआ मतलब क्या है स्टोरी क्या है फ्रांसिस नगानो वाज बेसिकली एडवोकेटिंग फॉर फाइटर्स राइट हां UFC व्हिच इज व्हाट लाइक वही बता रहा हूँ UFC जैसे एक प्रमोशन है ठीक है सो आप बाकी सारे दुनिया के सारे प्रमोशन से अगर कंपेयर करते हो विच इज वन चैंपियनशिप प्राइड PFL और ये सारे जो भी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें UFC एक अलग लेवल पे है मतलब पिनाकल पे है मतलब दैट इज द एपिटमी ऑफ MMA कि भाई अगर UFC में घुस गए आप तो इसके बाद आपको और कुछ नहीं है आप नीचे पर नहीं जाओगे बट UFC में आने के साथ साथ ना काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस भी आते हैं अब जैसे नॉर्मल में आपको एक इनकी जो शॉर्ट्स हैं उसके बारे में बताता हूँ पहले रीबॉक के साथ डील थी इनकी तो रीबॉक यूज्ड टू स्पॉन्सर देम और इनके जो भी एथलीट के जो भी कपड़े सारे थे वो बनाते थे ये लोग बट इसके साथ ना ये लोग प्रमोशन के लिए कुछ और एथलीट्स को नहीं देते थे जैसे आप अगर एक शॉर्ट्स पहन रहे हो अगर मैं पर्सनल एक एथलीट हूँ मेरे को चाहिए कि हाँ भाई मेरे शॉर्ट्स पे गुची का भी नाम हो तो मैं वो कर ही नहीं सकता क्योंकि डायना वाइट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई आप और कोई ब्रांड प्रमोट नहीं करोगे उसमें काफी ज्यादा लॉस हुआ हाँ उसमें फाइटर्स को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है वो लोग एडवोकेट कर ही नहीं पाए क्योंकि भाई एक है प्रोज एंड कॉन्स है सीधी सी बात है आप UFC में आपको फेम मिल रहा है आपको पैसा मिल रहा है बट आपको कहीं ना कहीं वो भी रिस्ट्रिक्ट करके रखेगा कि हाँ भाई तुमको मैं फेम पैसा दे रहा हूँ इसका मतलब ये है कि तुम ये सब चीजें प्रमोट नहीं कर सकते तो बेसिकली वो रिस्ट्रिक्शन था उस चीजों का सिर्फ पर्टिकुलर यही रीजन था क्या नहीं और भी बहुत सारे रीजंस हैं मतलब जैसे एक तो ये मैंने आपको अपैरल का बताया एक होता हाँ। उसका पेडे को भी लेके काफी मतलब इशू था कि पेडे को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक मेल लिखना चाहिए हाँ, मतलब एक नॉर्मल बॉक्सिंग पैसे दे पेडे ना कृपया पैसे दे कृपया उचित पैसे दे मुझे हाँ तो उसकी वजह से अभी क्या हो गया मतलब तो उसकी वजह से ना ये जो फ्रांसिस नगानो जो बोल रहा था उसका मेन पॉइंट था कि भाई हमको फ्रीडम मिले हम लोग अगर चाह रहे हैं कि दूसरे प्रमोशन में जाके लड़ना अब जैसे बॉक्सिंग डायना वाइट उस चीज को प्रमोट नहीं करता है उसको खुजली होगी बहुत खुजली होगी उसने करा कि मग्रेगर वर्सेस मेवेदर करा उसने पूरा प्रमोट करा मग्रेगर को और वही उसका मेवेदर का कौन प्रमोशन है अपना मनी क्या TMT क्या हाँ, TMT हाँ तो दोनों प्रमोशन मिलके आए और एक बॉक्सिंग एग्जीबिशन मैच रखा फ्रांसिस भी यही चाह रहा था बट फ्रांसिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही रहना चाह रहा था और ये सब चीजें और पेडे भी ज्यादा मांग रहा था बट डायना वाइट को वो सही नहीं लगा तो उसके कारण इनमें जो भी डिस्प्यूट हुए उस चक्कर में बाहर फ्रांसिस ने एक पॉइंट और रखा था शायद हेल्थ वाला भी रखा हेल्थ के लिए भी उसको चाहिए अगर था कोई भी फाइटर को डैमेज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो जो हेल्थ एक्सपेंसेस है वो मतलब ये लोग कवर करके दे हाँ which is fair यार I mean यार ठीक है यार आई थिंक अगर आप इतना बड़ा कुछ करने जाते हो तो देखो, क्या obviously रहता है ना कहीं ना कि- कहीं वो होते हैं ऐसे नहीं यार आप कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो अगर आपका वो जो इंडस्ट्री है वो उसको मालूम है क्या इस वजह से ये इंजर्ड हो रहे हैं या फिर लाइफ क्राइसिस आ रहा है तो यार ऑफ कोर्स दे शुड सपोर्ट इट यार प्रॉब्लम क्या है कि जो मीडियोकर फाइटर है उसका पेडे अगर आप देखोगे Exactly. तो 50,000 समथिंग है करेक्ट अब वो अपने कोचेस को दे रहा है अपने कैंप को दे रहा है सारी Diets है, डाइट्स है हाँ, फिर उसका हेल्थ का है फिर उसका मतलब जो बेसिक नीड है उसकी वो कुछ बचेगा ही नहीं उसके पास में एक फाइट हुई थी रॉबी लॉलर वर्सेस रॉरी मैकडॉनल्ड वो इतनी अच्छी फाइट है वन ऑफ द बेस्ट फाइट बोला उसको UFC में उस फाइट में रॉरी मैकडॉनल्ड जो कि टॉप वोल्टरवेट था उस टाइम पे उसको है ना 69K मिला था सिर्फ 69K क्या होता 69K में जबकि उसमें रॉरी ने इतना ज्यादा डैमेज लिया था कि जब डेना ने फाइट किया उससे ना पूछा कि आज क्या डेट है उसको डेट तक नहीं पता थी बट इतना ज्यादा ऐसे damage केस लिया में था। आप लाइक साल में एक फाइट कर सकते हो राइट उसके बाद यही होता है अगर आप बहुत ज्यादा डैमेज ले लो तो दैट इज आल्सो पॉइंट यार आप 80 फाइट्स कर साल भर लाइक मैकग्रेगर एंड ऑल आई गेट कि लाइक इस लेवल पे है कि वो इतना कमा लेते हैं एक फाइट से हाँ, उनका हाँ। 2-3 साल चल Exactly. एट द सेम टाइम यार उनके पास मार्केटिंग है उनके पास ब्रांड्स हैं उसका खुद का बिजनेस है इन लोगों के पास क्या है जो कि वार्म अप फाइटर्स भी कहते हैं जिन्हें कि वो मेन इवेंट वाले नहीं है दे आर देयर कि हां हम वार्म अप वो मैचेस प्रीलिम्स में लड़ रहे हैं जिनका पेड ही मतलब कुछ है ना 20,000 50,000 समथिंग कुछ रहता है मैक्सिमम उसमें क्या बच रहा है कुछ नहीं बच रहा है उनके पास में तो तो ऑब्वियसली अब क्या सो नाउ व्हाट अब लाइक इज ही नॉट गोइंग टू फाइट फॉर लाइक इन UFC अगेन कोई चांस नहीं क्योंकि अभी उसकी एज शायद 37 है तो अगर वो PFL में भी अगर 3 साल करता है तो 40 का हो ही जाएगा वो 40 के बाद मेरे को नहीं लगता कि वो लड़ेगा
एग्जैक्टली क्योंकि ऑलरेडी उसकी एज ज्यादा ही है, 37 का है वो। अब अगर देना चाहे तो या तो उसको वापस से रीसाइन कर सकता है, या जो भी उसका जो नेगोशिएशन वगैरह पीएफएल के साथ में वो पूरा लुकआउट कर सकता है, उसको वापस से ना रीसाइन करके यूएफसी में करवा सकता है। बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके बिकॉज ही इज ऑलरेडी गेटिंग पेड ना। एक फाइट हुई टाइसन फ्यूरी के साथ, खतरनाक पैसा बनाया। अब नेक्स्ट फाइट है एंथनी जोशुआ के साथ, उसमें खतरनाक पैसा बनाया। 20 मिलियन तो मतलब ऑन पेपर मिल रहा है, मतलब गारंटीड पर्स है उसका, वो मिलेगा ही। अब उसके बाद फिर पीएफएल में उसकी फाइट है, वो गारंटीड उसमें मिलियंस कमाएगा। तो आई डोंट सी अ पॉइंट कि अब डैना वाइट भी उसमें कुछ इंटरेस्ट लेगा, और उसको डेफिनेटली पहले से ही नहीं था, मतलब टेकिंग दैट उस लेवल पे पंगा लेना कि जहाँ पे डैना वाइट के अपोज जाना है, तो दैट वाज ऑलरेडी अ बिग थिंग। अभी एक फाइट हुई थी, फीमेल फाइटर थी, उसने फाइट जीतने के बाद उसको एक बोनस वो होता है, अपना पर्स मिलता है 50,000 का। तो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज बोली थी कि ये 50,000 से मैं अपने सारे एक्सपेंसेस पे करूंगी, और रोने लग गई थी वो। तो मतलब कहीं ना कहीं जो फाइटर्स का पे है, जो बेसिक जो मीडियोकर फाइटर्स हैं, वो काफी कम है। अब आप ऐसे अगर 50,000 अगर आप उसमें इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखोगे तो बहुत ज्यादा साफ रहेगा। हाँ बहुत ज्यादा। वहाँ पे वैसा नहीं है। बट वहाँ के एक्सपेंसेस, वहाँ का परचेसिंग पावर अलग है, तो फिर वहाँ पे आपका एटलीस्ट 100K तो होना ही चाहिए। बट दिस इज ट्रू इन लाइक बहुत सारे स्पोर्ट्स आप ऐसे देखें, स्पेशली टेनिस और ये सब देखें तो लाइक उसमें भी यही होता है कि यू हैव टू। सबसे ज्यादा लकी तो फुटबॉलर्स होंगे, मतलब उनका तो काफी लिटरली यार, मतलब वो तो फिर ऐसा हो जाता है कि 1 सेकंड में कितना पे मिल रहा है, 900-800 के वीकली ऐसा कुछ कमाते हैं, 900-800 के वीकली। मतलब 17-18 साल के वैसा भी नहीं है, लॉन्ग टर्म भी नहीं है, मतलब हर चीज का सॉल्यूशन है वहाँ पे। आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके पास डॉक्टर्स हैं, बुढ़े हो जाओ तो दूसरी लीग में चले जाओ। यहाँ पे तो एग्जैक्टली एमएमए में तो अगर शोल्डर डिसलोकेट हो रहा तो फाइटर पता नहीं है खुद से है ना, उसका रीलोकेट आ रहा है, खुद से सेट करते हैं, मतलब अलग ही लेवल का है वो एमएमए तो, नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे फुटबॉल वगैरह में अगर वो टच भी हो रहा है तो ऐसी ऑस्कर लेवल एक्टिंग होने लगती है कि अरे मार दिया है। Seriously, I also hate that shit यार। but what do you think is next for UFC? अब क्या है UFC का next अभी तो big fight नेक्स्ट क्या है? इवेंट है 299, जिसमें शॉन ओमैली वर्सेस चीटो वेरा, जो भी मार्च में होने वाला है, 10th मार्च। हाँ। तो इसका अभी काउंटडाउन आ गया है। काउंटडाउन बेसिकली व्लॉग होता है, 40-45 मिनट्स का होता है। इसमें पूरे जो चारों पांचों फाइटर है जो मेन और को मेन इवेंट में लड़े हैं, उनका पूरा एक व्लॉग बना के वो लोग है ना अपलोड करते हैं यूएफसी। तो वो चीज काफी अच्छी है। मतलब आप कोई भी फाइट अगर आप ऐसे देखो तो पहले आप काउंटडाउन देखो, या फिर जो एम्बेडेड उनका रहता है, एम्बेडेड इज अमेजिंग। उसमें आपको पूरा इन डेप्थ पता पड़ता है कि फाइटर्स कैसे, क्या मतलब उनका रहने करने का तरीका क्या रहता है, वो सारी चीजें उसमें पता लगती है। And do you think India is on a target list of Dana White and UFC? Exactly. होगा ही यार, population the point is कि जो fights यहाँ पर आती हैं, वो मेरे साथ सुबह 7 बजे है, Correct. 7:30 है। यार the thing is, इसमें पता है, I think WWE is the blueprint for them, क्योंकि like that has also like I agree, expanded itself in India tremendously, and that is also the same timing. I think सुबह ही आता है ऐसे कुछ weekends पे and all this. और अपने टाइम में बचपन में तो शायद 5 से 7 आता था रॉ या फिर That wasn't live. हाँ नहीं, but अब live भी आता है and सुबह ही आता है, but people still watch it ना, so it's like it can expand. Even NBA is expanding, and that is also सुबह वाला time. तो like I think अब बढ़ रहे हैं sports ऐसे सुबह वाले भी. It's not just about timing. It's like football. We've been watching it at like 2:30, 3 a.m. in the वो तो night. मेरा इसलिए छूट गया है। मेरा सेम इसलिए छूटा कि रात में मैं मैच यूएफसी के इवेंट या दूसरे प्रमोशन के इवेंट देखूं कि मैं फुटबॉल देखूं, मतलब वो जगना तो हो ही नहीं पाएगा हाँ, मुझे। ये कहीं ना कहीं वो पिक करना पड़ेगा, वो but करना like पड़ेगा। see like कहीं ना कहीं like if you want to watch it, you will watch it ऐसा है. अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी था उससे डेना से कि इंडिया को लेके क्या फोकस है, मतलब हाँ करेक्ट। तो एक तो रोड टू यूएफसी हो गया, दूसरा ये है कि इनका इंस्टा पे एक अपना यूएफसी इंडिया करके पेज भी बना हुआ है, रिसेंटली अभी बना है। तो वो उसमें क्या हो रहा है कि जो इंडियन फैंस है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं फाइटर्स को, देख रहे हैं कि अच्छा ये शॉन स्टिकलैंड भी है, इजराइल भी है, या एलेक्स है, या जॉन जोन्स है, जो भी है, तो उनको पता पड़ रहा है। पहले ये सारी चीजें थी नहीं। पहले ये होता था कि अगर जैसे मुझे देखना है तो मैं कुछ पर्टिकुलर एमएमए जो चैनल्स वगैरह उनको फॉलो करता था, वो लोग बताते थे कि ये फाइट इस डेट को या इस डे को होने वाली है, तब मुझे पता लगता था। बट अब इतना सोशल मीडिया का इतना ज्यादा क्रेज हो गया है कि मतलब हाँ
आपको कुछ भी पता लग रहा है सोशल मीडिया के थ्रू फटाक से पता लग रहा है। चलो दैट्स नाइस। प्लस रिलेटेबल कंटेंट आ गया ना। UFC इंडिया का पेज है, उस पे आपके राधे भाई सो बेसिकली राधे भाई इज अ मीम पेज बेस्ड ऑन इंडियन MMA कम्युनिटी और UFC वगैरह हर चीज पे मीम्स बनाते हो। तो अब UFC इंडिया भी ऑफिशियल जो पेज है उसमें भी आपके रिलेटेबल मीम्स आएंगे, कई बार आते हैं। तो उससे ना एक ऑडियंस रिलेट कर पाती है अगर आप कुछ इंडिया से रिलेटेड कुछ चीजें डालो। नॉर्मल जैसे अब राधे भैया हो गए जिसके बारे में बताया, उसमें बहुत ही रिलेटेबल मीम्स आते हैं। जो भी मीम पेज पे करंट में ट्रेंड हो रहा होगा उससे रिलेटेड कुछ UFC में कंटेंट बना देगा और उस पे अपलोड कर देगा, तो काफी रीच मिलती है। तो आजकल वही सीन में आ रहे हैं हम लोग, ऐसा चल रहा है। धोनी फर्ग्यूसन ने राधे भाई को ब्लॉक कर दिया। क्या बात कर रहे हो? क्यों? Why do you know this? How do you know this? ये मैं कुछ स्टोरी वगैरह What a random thing to know. ये एक्चुअली हुआ क्या, मैं स्टोरी देख रहा था, शायद उसने अपलोड करा था, वो जो एडमिन था उसने कि अरे वो और कोई रोने वाला कोई गाना वाला लगाया था, और वो भी एकदम 90s का कोई गाना, वो जो ट्रक ड्राइवर वगैरह नहीं होते वो वाला गाना, और उसमें लिखा था टोनी फर्ग्यूसन ने ब्लॉक कर रखा है। एकदम से लिखो मे बी वो जो है जो भी हो, बट उसने डाला तो था, मैंने देखा वो। और राधे भैया फिर फीमेल फाइटर्स पे भी ऐसा पोस्ट करते हैं स्टोरी, वैलेंटीना और एलेक्सा ग्रासो पे। So on this राधे भैया वाला टॉपिक एंड करते हैं podcast। अरे वो तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इसने भाई ने पता क्या कर रखा है। सो देयर इज अ पॉलिश फाइटर नेम्ड जोहाना जोचेंक, क्या सरनेम क्या है जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन, जेचेक। तो दिस गाय डीएमड हर, ठीक है। आप गेस करो कि क्या डीएम हो सकता है। भाई MMA फाइटर है, आप बेसिक नॉलेज देना चाहोगे कि यार व्हाट इट टेक्स टू गेट इनटू UFC। आप ट्रेनिंग सेशन पूछ सकते हो कि आप ट्रेन कैसे करते हो। लुक एट हिज फेस, ही इज सो I would really, you know, I just wanted to tell this story. इतनी मस्त स्टोरी है ना। तो आप एक नॉर्मल लेवल का आदमी MMA फाइटर से पूछेगा कि यार कैसे ट्रेनिंग होती है, UFC में कैसे आया आप, क्या ट्रेनिंग सेशंस लेते हो, कैसे रनिंग करते हो, कितना क्या किलोमीटर आपका कार्डियो कैसे बनाते हो। दिस गाय डीएमड है, आई वांट टू लर्न अबाउट पॉलिश हिस्ट्री। दिस वाज हिज डीएम। गाइस I had to ask reply आया क्या? चलो एक मिनट मिल गया मेरे को। मुझे है ना क्रिस साइमोंड से मेरी बात हुई थी। नहीं इसी रिप्लाई क्या है उसका? रिप्लाई उसने क्या? बताया था, मतलब 2-3 चीजें बताई। What's her name वापस एक बार? जोआना जेचेक। हाँ, बट वो स्पेलिंग ऐसी कि उसमें कोई बताया जेचेक की स्पेलिंग बहुत ही weird है। हाँ, we'll Google that. मेरी क्रिस साइमोंड से भी बात हुई थी। क्रिस साइमोंड को मैंने रैंडमली मतलब डीएम किया था कि हाँ मतलब वाह कांग्रेचुलेशन, ये हो बहुत बधाई। ये डीएम करने का शौक कहाँ से आया? ये मतलब रैंडमली उस टाइम पे ऐसा था कि आप कॉलेज में थे कि हाँ ठीक है यार अब कर लेते हैं बात। क्या होता है भाई। तो आप एक बात बताओ, लाइक सो अब आपको पोलिश हिस्ट्री के बारे में क्या पता है? हाँ, कुछ सिखाया उसने, like मेरे को काफी कुछ पता पड़ा ज्योग्राफिकली, और फिर वहाँ पे कैसे क्या वॉर्स वगैरह हुई। So guys, we will try to add that screenshot of that chat. So guys, if you want UFC fighters to reply to your DMs, ask them about their country's history. Exactly. That's the best way of doing it. नहीं बस वो फर्स्ट और लास्ट ही था, उसके बाद मैंने कुछ किसी को कोई But what did she say? Like क्या exactly? उसने बताया सिटीज के 2-3 सिटी के नाम बताए, बोला कि यहाँ पे विजिट तो ये आप गूगल भी कर सकते थे। नहीं बट आप जो वहाँ के जो लोकलाइट है उससे पूछोगे तो खाना पड़ता है। इंदौर में स्पेशली जिसके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है उससे। अब आप इंदौर में पूछोगे, गूगल करोगे तो इंदौर के में गूगल करने का तो राजवाड़ा आएगा या 2-3 ऐसे हॉटस्पॉट आएंगे। अपन बताएंगे ना पोहे कहाँ अच्छे मिलते हैं, भाई उस गली में जाना वहाँ अच्छे मिलेंगे। तो यही होता है। Okay, clearly we have ended our discussion over here. Yeah. Okay guys, thank you so much for watching, liking and subscribing. See you next week.